हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कल हमने पॉलीमर का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें मैंने रबर को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। जो भी उसके कॉन्सेप्ट थे उसे मैंने क्लियर किया। साथ ही आपको ये बताया था कि रबर के जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी हो चाहे फिर स्टेट का एग्ज़ाम हो। आप सभी जानते हैं कि पॉलीमर एक ऐसा चैप्टर है जहां से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, या फिर आने वाला जो है टीआरई 4 उसमें, और स्टेट में तो पूछा ही जाता है। तो इस चैप्टर को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो उसी का आज पार्ट 2 मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो और भी वीडियो है केमिस्ट्री पीजीटी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मैं एनसीईआरटी ही आपके सामने में ओपन करके रखी हूँ। स्क्रीन पर आपको एनसीईआरटी दिख रहा होगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई में चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें एनसीईआरटी के ही जो टर्मिनोलॉजी हैं, क्वेश्चन है, वो पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को ही कवर करें। और चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो अगर पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो हम लोग क्यों ना बस उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बस वही चीज़ें बताऊँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में पॉलीमर से कैसे भी किसी तरह घुमा कर क्वेश्चन पूछे ना, तो आप वो क्वेश्चन बना लो। बस मेरी यही एम है, ठीक है। तो चलिए पॉलीमर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि पॉलीमर एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि पॉलीमर इज कंबाइंड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पॉली मीन्स मड। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, एंड मड मीन्स क्या होता है, यूनिट। यानी कि पॉलीमर जो है आपका, ये जो पॉलीमर है आपका, ये बहुत सारे यूनिट से मिलके बना हुआ है। बहुत सारे यूनिट से मिलकर, अब यूनिट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स। क्या, मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे यूनिट से मिलकर जो बना होता है वही क्या है, पॉलीमर है। आपको बात समझ में आई कि पॉलीमर क्या है, बहुत सारे यूनिट का मॉलिक्यूल्स है। यानी कि द टर्म पॉलीमर इज डिफाइंड एज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिकुलर मास। अब मॉलिकुलर मास कितना होता है पॉलीमर का, ये आप भी आपके एग्जाम में पूछ देगा। अगर दिमाग घूम गया उसका क्वेश्चन सेट करने वाले का, तो वो पूछेगा कि पॉलीमर का मॉलिकुलर मास कितना होता है। तो 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट इसका मॉलिकुलर मास होता है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, पॉलीमर क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, which are formed by joining repeating structural units on a large scale। एक ही यूनिट को बार बार ऐड करके जो एक लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, लंबी चेन की श्रृंखला बनाई जाती है, वही क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। आई बात समझ में कि पॉलीमर किसे कहते हैं। अब क्या लिखा है आगे एनसीईआरटी में, उसे भी हम लोग देखते हैं। The repeating structural units are derived from some simple and reactive molecules known as monomers। मोनोमर्स उसको बोलते हैं जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। जैसे एलिमेंट्स होता है ना, प्योर एलिमेंट्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो सोडियम के मॉलिक्यूल में केवल सोडियम का ही मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो उसी तरह से पॉलीमर अगर है तो एक पॉलीमर में केवल एक ही टाइप का मोनोमर होगा, ठीक। एंड आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। और आपस में किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये भी एग्जाम्पल में आपके पूछ देगा कि पॉलीमर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। और यही जो प्रोसेस है, एक टाइप के यूनिट से बड़ा सा लंबी श्रृंखला बनाना और एक पॉलीमर बनाना, उसी फॉर्मेशन को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। आई होप कि आपको पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया होगा। अब अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर आप जानते हैं कि पॉलीमर 3 टाइप का होता है। एक नेचुरल पॉलीमर जिसके एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, प्रोटीन्स, रबर जो कि हमने कल ही पढ़ा है, ब्यूनैन, आइसोप्रीन, ये सब पढ़ा ना। तो ये नेचुरल पॉलीमर का हिस्सा है। स्टार्च,
सेल्यूलोज, ये सभी क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। एक आता है दूसरा जो इसका यूनिट है, पहला नेचुरल पॉलीमर और दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर। क्या, सिंथेटिक पॉलीमर। और इसके एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आपको। सिंथेटिक पॉलीमर जैसे ब्यूना एन, ब्यूना एस, ये सभी क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और एक थर्ड होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और इसमें सेमी सिंथेटिक में सेमी मतलब होता है आधा, यानी कि जो नेचुरल पॉलीमर को यूज़ करके जो बनाया जाता है वही क्या कहलाता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट से मिलकर जो पॉलीमर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो आई होप कि आपको पॉलीमराइजेशन और पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक लिखा हुआ है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ये पॉलीमर कैसे एडिशन और उसका जो लंबा चेन बनता है ना, ये उसके बारे में फॉर्मेशन बताया है। हमारे TRE 4 के एग्ज़ाम में फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, हमारे TRE 4 के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम लोग सिर्फ उसी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो उतना ही पढ़ेंगे जितना क्वेश्चन आएगा। तो ये जो टॉपिक है इसे हम कैंसिल करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है एज अ एनसीईआरटी सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर, यानी कि जैसे पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ये सब हमें पढ़ना है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए एडिशन पॉलीमर की जब हम बात करेंगे, एडिशन पॉलीमर की जब हम बात करेंगे तो ये ऐसे पॉलीमर होते हैं, एडिशन पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसका जो चेन है वो लीनियर भी होता है और कभी कभी क्या हो जाता है, ब्रांच भी हो जाता है, कुछ दूरी पर जाकर ब्रांच भी हो जाता है। यानी एडिशन पॉलीमर लीनियर भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, पहला लो डेंसिटी और दूसरा हाई डेंसिटी। बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा अगर पॉलीमर में क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, और एडिशन पॉलीमर का जो एग्जाम्पल अगर हम करें तो पॉलीथीन क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है। क्या है, एक एडिशन पॉलीमर है। और पॉलीथीन दो टाइप का, एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी। पॉलीथीन की प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही होंगे कि ये बहुत ज़्यादा कैपेबल होता है, अगर इसको तुरंत हीट करेंगे तो तुरंत गल जाएगा, है ना, तुरंत गल जाएगा। और जैसे ही ठंडा करेंगे तो तुरंत ये हार्ड हो जाता है। यानी कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कह सकते हैं। आपने थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर पढ़ा है ना 9th-10th में का, जब आपने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पॉलीमर्स आपने पढ़ा होगा। तो ये जो पॉलीथीन है ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि पॉलीथीन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन का स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ सकता है ना एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है। हम लोगों को हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो पॉलीथीन कैसे बनता है, इथीन को जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है। यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, ये जो बॉन्ड टूटा ना यहाँ पे, यही फ्री रेडिकल के थ्रू कैसे बॉन्ड टूटता है ये आपको बताया जाता है। ये क्या है, आपका इथीन है। इथीन से ही क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ठीक है, और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है एडिशन पॉलीमर का। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एडिशन पॉलीमर में। एक चीज़ और, जब पॉलीथीन बनता है तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए एक जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये आपके इस बार के स्टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा था। तो उसका पूरा नाम पूछा था कि जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट का पूरा नाम क्या है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट का यूज़ होता है। जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट
हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसका जो फॉर्मूला है, रासायनिक फार्मूला, वो है C2H5 Al प्लस TiCl4। C2H5 प्लस TiCl4। और इसका जो रासायनिक नाम है, नाम भी पूछ सकता है ना कि इसका नाम क्या है। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में ये नाम ही पूछा था कि जिगला नाइट्राइट कैटलिस्ट का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है वो है, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका नाम है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल, नोट्स बनाते चलिएगा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, यानी जिगलर नट्टा कैटलिस्ट का यूज़ होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में। इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो है C2H5 Al प्लस TiCl4। और इसका पूरा नाम है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एडिशन पॉलीमर में NCERT में, वो दिया हुआ है पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन, यानी कि टेफ्लॉन। आपने खूब नाम सुना होगा टेफ्लॉन का। अब देखिए टेफ्लॉन क्या होता है। टेफ्लॉन जो बनता है टेट्राफ्लूरोइथीन के थ्रू, टेट्राफ्लूरोइथीन के थ्रू क्या बनता है, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन। ये आपको समझ में आ गया। और टेट्राफ्लूरोइथीन को पर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ हाई प्रेशर पे जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब जाके क्या बनता है, हमारा टेफ्लॉन बनता है। क्या बनता है, टेफ्लॉन। खूब पूछता है एग्जाम में कि टेफ्लॉन का नाम ही पूछ देगा कि टेफ्लॉन का नाम क्या है। तो इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन। क्या नाम है, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथीन। ये टेफ्लॉन का नाम है। और ये एक क्या है, एडिशन पॉलीमर। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि एडिशन पॉलीमर की एग्जाम्पल कौन है, 2-3 नाम दे देगा, बीच में टेफ्लॉन डाल देगा। आप मान लीजिए ये रट के जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ये रट के जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो आपको ये दोनों नाम रट के जाना है। पॉलीथीन भी पूछ सकता है और टेफ्लॉन भी पूछ सकता है। अब टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोग बना लेते हैं। NCF2 डबल बॉन्ड CF2। इसमें कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे। कौन सा कैटलिस्ट था, पर सल्फेट कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट का जब हम यूज़ करेंगे हाई प्रेशर पे तब जाके क्या बनेगा, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, CF2 क्या बनेगा, CF2 और ये क्या है आपका, टेफ्लॉन है। क्या, टेफ्लॉन। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये क्या है, टेट्राफ्लूरोइथीन है। ठीक, तो एडिशन पॉलीमर, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। एक थर्ड एग्जाम्पल है, NCERT में ही आपके लिखा हुआ है, आप लोग NCERT बाद में देख लीजिएगा, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। क्या, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये भी पूछता है। ये आपका कैसे बनता है, तो जब एक्रिलोनाइट्राइल को पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं पर ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तब जाके क्या बनता है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। समझ में आई बात कि एक्रिलोनाइट्राइल को जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं पर ऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बनता है। और इसका जो फार्मूला है वो है NCH2। ये N नंबर ऑफ मोनोमर्स है, ठीक है ना। N पे जाके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। CH2CHCN, ये क्या है आपका, एक्रिलोनाइट्राइल है। क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। इसको जब पॉलीमराइजेशन करवाएंगे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तब जाके ये हमें क्या देगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा इसका CH और ये ऊपर जाएगा CN। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। चूँकि ये स्ट्रक्चर जो है ना छोटे छोटे हैं तो चांसेज है 90% चांसेज है कि आपका स्ट्रक्चर भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ दे TRE में। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा। तो आपको एडिशन पॉलीमर समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, और अदर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन
पॉलीमर। नोट्स बनाते चलिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। अदर एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमर क्या हो सकता है? ब्यूना एस हो सकता है ना, ब्यूना एन हो सकता है। कल आपने देखा था ना, मैंने ब्यूना एस ब्यूना एन सबको बताया, और पॉलीथीन तो है ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है एडिशन पॉलीमर के बाद क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हम लोग कैसे बनता है, क्या होता है, उस पर नहीं जाएंगे। कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बस हम लोग इसी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमर बनता कैसे है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट। यानी एक मोनोमेरिक यूनिट पे अगर बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसी का जो रिपीटेड कंडेंसेशन होता है, रिपीटेड चेन होता है, उसी के द्वारा क्या बनता है? कंडेंसेशन पॉलीमर बनता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग कह सकते हैं नाइलॉन 6 है ना, नाइलॉन 6 ये क्या है? एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। एक टेरिलीन है, टेरिलीन और डैक्रोन, टेरिलीन का ही नाम क्या है? डैक्रोन है। इसका आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है टेरिलीन और डैक्रोन के बारे में। देखिए क्या होता है ना कि जब इथाइलिन ग्लाइसोल यानी कि इथेन 1,2 डाइऑल को टेरिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब टेरिलीन और डाइक्रोन बनता है। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के समझा देती हूँ, आपके एग्जाम में ये 100% पूछ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे क्या बोला मैंने कि टेरिलीन क्या कब बनता है? जब इथाइलिन ग्लाइकोल को टेरिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब जाके पॉलीमराइजेशन होता है और हमें टेरिलीन और डैक्रोन मिलता है, टेरिलीन या डैक्रोन मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। केमिकल जो सूत्र है वो NHOH2C। मैं एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं बताऊंगी आपको जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए बस ध्यान से सुनते रहिएगा। ये क्या है? NHOH2CH2OH। ये क्या है आपका? इथाइलिन ग्लाइकॉल है। क्या? इथाइलिन ग्लाइकॉल। और इसका जो अन्य नाम है, अनदर नाम, इथेन 1,2 डाइऑल। ये क्या है आपका? इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इसको टेरिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। NHOOC। मेरे साथ आप लोग भी बनाते चलिएगा, जो भी आपका आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसमें आप भी ये जो रासायनिक फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ ये आप भी लिखते चलिएगा, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। ये आपका क्या है? टेरिप्थेलिक एसिड, यानी कि इसका अन्य नाम है बेंजीन। ये आपके एनसीईआरटी में ही है, आप लोग बाद में इसे देख भी सकते हैं। बेंजीन 1,4 डाई कार्बोजिलिक एसिड है ना, दोनों तरफ कार्बोजिलिक एसिड है ना, तो कार्बोजिलिक एसिड। अब जो ये प्रोडक्ट देगा ये क्या होगा आपका? टेरिलीन और डैक्रोन। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसका स्ट्रक्चर। CH2OC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये क्या है आपका? टेरिलीन और डैक्रोन। या तो टेरिलीन या डैक्रोन, आपके एग्जाम में ये चांसेस हैं पूछने के। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल होता है नाइलॉन 6 टेरिलीन या डैक्रोन। डैक्रोन कैसे बनता है? पूछ देगा ना कि टेरिलीन कैसे बनता है। तो जब इथाइलिन ग्लाइसोल को टेरिप्थेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं,
तब जाके आपको टेरिलीन या डेक्रोन मिलता है। कई बार आपको ऐसे भी पूछ देगा कि इथाइलिन ग्लाइसोल का रासायनिक या अन्य नाम क्या है, तो इथेन 1,2 डाइओल है और टेरिफ्थैलिक एसिड का अन्य नाम है बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल की बात करें कंडेंसेशन पॉलीमर में, तो अन्य कंडेंसेशन पॉलीमर में एक आता है आपका पॉलीअमाइड्स। क्या आता है? पॉलीअमाइड्स। नाम से ये स्पष्ट हो गया कि जिस पॉलीमर में अमाइड लिंकेज होता है, अमाइड लिंकेज होता है, वही क्या कहलाता है? पॉलीअमाइड्स कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं पॉलीअमाइड में एक तो एग्जाम्पल होता है इसका नाइलॉन 6। इस बार पूछा था ना कि कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं, स्टेट के एग्जाम में पूछा था कि कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है या नाइलॉन 6 बनता है। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक तो नाइलॉन 6 है, एक है नाइलॉन 6 और एक है नाइलॉन 6-10। ये क्या है? आपके पॉलीअमाइड्स है। ठीक है, पॉलीअमाइड्स का एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एग्ज़ाम में पूछता है क्योंकि कि नाइलॉन 6 कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइलॉन 6 की। तो नाइलॉन 6 जब कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं, कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं, तब क्या बनता है? हमारा नाइलॉन 6 बनता है। इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना देती हूँ, मे बी स्ट्रक्चर से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछ ले एग्ज़ाम में। मेरे साथ बनाते चलिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे साथ बनाते चलिएगा, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है जो भी मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ उस टर्म में। ठीक है, H2C C, ठीक है, और ये यहाँ भी H2 और यहाँ भी H2। ये है आपका कैप्रोलैक्टम। क्या है? कैप्रोलैक्टम। ये है आपका कैप्रोलैक्टम। और जब इसको 533 केल्विन से 543 केल्विन तक हीट करते हैं H2O के प्रेजेंस में, तब क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। नाइलॉन 6 बनता है। ये क्या है? नाइलॉन 6 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब कैप्रोलैक्टम को हीट, यही स्टेटमेंट पूछा था सेम कि कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात थी। स्टेटमेंट में पूछा था तो हाँ, ये सही बात थी। कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि नाइलॉन 6 कैसे बनता है। नाइलॉन 6 कैसे बनता है? तो देखिए, जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को एडिपिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तब जाके नाइलॉन 6 बनता है। यानी कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है NHOOC। HCOOH जानते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। COOH प्लस NH2N CH2 होल 6 NH2। ये क्या है आपका? हेक्सामिथाइल डाइअमीन। ये क्या है आपका? हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इसको आप और शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। तो जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को, मैं यहाँ पे इसको लिख लेती हूँ एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, रासायनिक फार्मूला ये होता है HCOOH CH2 होल 4 COOH। यानी कि जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को एडिपिक एसिड के साथ हीट करते हैं, तब क्या बनता है? नाइलॉन 6 बनता है। और नाइलॉन 6 का आपका फॉर्मूला ये रहा। स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाते चलिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। ये सब ऐसा पार्ट है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट जो है इसी सब में बहुत फंसता भी है। और उसे पता है, जो एग्जामिनर है ना, उसको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे। जो बच्चा गलती करेगा, स्टूडेंट गलती करेगा और हम नंबर काटेंगे, तो वो भी इसी फिराक में रहता है कि कब आप गलती करें। तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को जब एडिपिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है? नाइलॉन
6 बनता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर में एक था आपका नायलॉन 6, दूसरा था नायलॉन 6,6। इसी दोनों के बारे में आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बाकी और भी एग्जाम्पल है लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। एक और नाम आप सुन लीजिए, नायलॉन 610। आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा कि जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को सेबेसिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो हमें नायलॉन 6 और 10 मिलता है, नायलॉन 610 मिलता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो पॉलीमर में आपने पॉलीएमाइड्स और कंडेंसेशन पॉलीमर आप समझ गए होंगे। अब जो एक नेक्स्ट पार्ट आता है कंडेंसेशन पॉलीमर में ही, वो आता है पॉलिस्टर्स का। क्या होता है? पॉलिस्टर्स का। अब ये पॉलिस्टर भी एक टाइप का पॉलीमर ही है ना? एक टाइप का क्या, पॉलीमर ही है ये। यानी कि जब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल्स का पॉलीकंडेंसेशन करवाते हैं तब जाके हमें क्या मिलता है? पॉलिस्टर मिलता है। और पॉलिस्टर का एक फेमस एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, डैक्रोन। डैक्रोन को ही क्या बोल रहे थे? टेरिलीन बोल रहे थे ना, तो डैक्रोन। और दूसरा एग्जाम्पल है ग्लिप्टल। क्या है? ग्लिप्टल। आपके एग्जाम में खूब पूछता है ये क्वेश्चन। पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है डैक्रोन और ग्लिप्टल। ठीक, अब हम देख लेते हैं डैक्रोन कैसे बनता है। ये तो आप समझ ही गए होंगे डैक्रोन कैसे बनता है। जब ग्लाइकोल को, इथाइलिन ग्लाइकोल को टेरिफ्थैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो टेरिलीन या डैक्रोन बनता है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के ऊपर में आपको बता दिया है। हम लोग बात करते हैं ग्लिप्टल की। अब ये ग्लिप्टल कैसे बनता है, हो सकता है आपको ग्लिप्टल ही पूछ ले। तो जब ग्लाइकोल को, ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है NCHO CH2 OH। ये क्या है? ग्लाइकोल है। क्या है? ग्लाइकोल है। एक सेकेंड, NHO है, NHO CH2 OH। ये है आपका ग्लाइकोल। इसको जब फथैलिक एसिड, फथैलिक एसिड, अब फथैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? NHOOC यहाँ पे भी COOH। ये क्या है आपका? फथैलिक एसिड। क्या है? फथैलिक एसिड। इसको जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? ग्लिप्टल बनता है। क्या बनता है? ग्लिप्टल बनता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे तो नाम है ना, यहाँ पे क्या बनता है? ग्लिप्टल बनता है। अब ग्लिप्टल का जो फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र, वो क्या है? CH2 ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे देख सकते हैं। CH2O CO ये क्या है आपका? ग्लिप्टल है। ये है ग्लिप्टल का रासायनिक सूत्र। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिस्टर के दो एग्जाम्पल, डैक्रोन और ग्लिप्टल। डैक्रोन कैसे बनता है, ग्लिप्टल कैसे बनता है, ये मैंने आपको समझा दिया। एक थर्ड कंडेंसेशन पॉलीमर है, थर्ड C में हम बात करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल, इसके लिए मुझे एक पेज की जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड। थर्ड है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। और ये आपका बेकेलाइट से रिलेटेड पॉलीमर है। ठीक है, बेकेलाइट से रिलेटेड पॉलीमर है। अब ये क्या होता है? ये एक बहुत ही पुराना सिंथेटिक पॉलीमर है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा, जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवाते हैं तो कंडेंसेशन होता है और तब जाके हमें क्या मिलता है? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर मिलता है। ठीक है, और इसमें जो इनिशियल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है? नोवोलैक होता है। नोवोलैक आपने सुना भी होगा, नोवोलैक का नाम। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोगों को नोवोलैक का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बनता है उसका इनिशियल प्रोडक्ट क्या है? नोवोलैक है, जिसका यूज़ किस में करते हैं हम लोग? पेंट्स करने में। पेंट होता है ना, घरों में जो पेंट होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं, नोवोलैक का। और दूसरा इसका एग्जाम्पल होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट का भी नाम आपने सुना ही होगा। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, किसका? फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल का। नोवोलैक और बेकेलाइट का ना आपको स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एक इसमें और इम्पोर्टेंट टर्म आता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। ये खूब पूछता है आपके एग्जाम में क्योंकि ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का ही पार्ट है। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन, इसका मैं स्ट्रक्चर आपके सामने में बनाना चाहूँगी और ये आपके
एनसीईआरटी में भी दिया गया है। तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बनता है जब मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तब हमें मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन मिलता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपके सामने में बना देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। रेसिन ना इसमें इंटरमीडिएट होता है, इसको पॉलीमर ही बोलते हैं क्योंकि लास्ट में मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बनता है, बीच में रेसिन बन जाता है, इसीलिए इसका नाम मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन नाम से ये प्रचलित हो गया। तो देखिए मेलामाइन क्या होता है, आप स्ट्रक्चर जानते ही होंगे, NH2 N N आपके ये एग्जाम में दिया गया है, एनसीईआरटी में आपके दिया गया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और मेरे साथ बनाते चलिएगा, चूँकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है, ये सब टॉपिक ऐसा है जो जेई मेंस में बहुत अच्छे खासे नंबर कैरी करता है। तो अगर हम लोग उस तरह से पढ़ने चलेंगे तो पता चला कि TRE4 आके चला भी गया और हमें पता भी नहीं चला, हमारी तैयारी होती रह गई। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें बस उन्हीं चीज़ों को पढ़नी है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये NH2 N, यहाँ पे NHCH2OH, यही आपका जो इंटरमीडिएट बना, ये क्या है आपका रेसिन है। ये जो अभी बीच में बना है ना, ये एक रेसिन है, ये रेसिन इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं, रेसिन इंटरमीडिएट। अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट जो अब बनेगा ये क्या है, अब जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये होगा आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। और इसको इसमें क्या होगा, अब रेसिन बन गया, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, अब ये बनेगा HN, एक सेकेंड, N ये सब N क्या है, नाइट्रोजन है। NN मत मैं बोल रही हूँ, बट आप नाइट्रोजन पढ़ते चलिएगा क्योंकि आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है, आपको ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत है अभी। और नोट्स तो बिल्कुल बनाते चलिएगा, बिना नोट्स बनाए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और सोच रहे हैं कि 40-50 नंबर आ जाएगा और हम लोग TRE4 पास कर जाएंगे, तो भूल जाइए, अब इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पेंडिंग है। ये क्या है, मेलामाइन, अभी अभी तो स्टेट भी हुआ है ना, बहुत सारे बच्चे स्टेट भी क्वालिफाई किए हैं, तो बहुत भीड़ रहेगी इस बार, पढ़ना पड़ेगा ही, कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये रहा आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जिसमें पॉलीअमाइड भी था। पॉलीअमाइड का एग्जाम्पल नाइलॉन 6 जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है, और जब हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन को एडिपिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तब जाके क्या बनता है, नाइलॉन 6 बनता है। पॉलिस्टर का एग्जाम्पल आपने देखा डैक्रोन और ग्लिप्टल था। ग्लिप्टल कब बनता है, जब ग्लाइकोल में फथैलिक एसिड मिक्स करते हैं तब ग्लिप्टल बनता है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल था फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का, बेकेलाइट और पॉलीमर, इसको नोवेलेक भी बोलते हैं। बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, स्टार्टिंग में नोवेलेक जो कि पेंट में काम आता है, घरों के दीवारों को पेंट करने में। उसके बाद एक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन बनता है, और फाइनल प्रोडक्ट बनता है मेलामाइन पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। सॉरी, मैंने यहाँ पे लिखना फॉर्मल्डिहाइड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बोलते हैं इसको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो भी पॉलीमर की ज़रूरी चीज़ें थी, जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछेगा, वो मैंने क्लियर कर दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमर का ही, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसके बारे में एग्जाम्पल में डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में ऑप्शन देके कि निम्न में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, दो ही नाम इसमें दिए गए, एक तो पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट
को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसको PHB भी बोलते हैं। और एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये क्या है आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, मतलब कि इसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, है ना, बायोडिग्रेडेबल है ये नष्ट नहीं होता। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसका यूज़ क्या है एज टर्म्स ऑफ NCERT। NCERT में क्या दिया गया है इसके बारे में, तो NCERT में कहा गया है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो एलिफेटिक पॉलिस्टर्स होते हैं, यानी कि ये इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। और इसके जो पहला एग्जाम्पल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का वो है पहला PHBB। पहला एग्जाम्पल है PHBB और इसका जो फुल नेम है वो है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। इस बार अगर आपने 71वीं BPSC दिया होगा तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन पूछा था कि PHBB का फुल नेम क्या है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये नाम पूछा था इस बार 71वीं BPSC में। और अगर 71वीं BPSC जैसे एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है तो TRE4 में उनके हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया, तो 100% चांस है इस बार भी पूछने का। तो ये PHBB पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और ये बनता कैसे, ये बनता है जब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तब जाके हमें PHB भी मिलता है। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ, CH3CHOH CH2COOH, ये क्या है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसको जब हम लोग 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3 CH2 CH CH2 COOH और OH, ये क्या है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, PHB भी मिलता है। और PHB का जो रासायनिक सूत्र है ये आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर CH फिर CH2। यहाँ पे जगह मुझे कम पड़ रही है, एक सेकेंड, CH2 NCERT में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं इसको O और यहाँ पे CH2 CH3, ये क्या है आपका, ये है आपका PHBB, इसी को क्या बोलते हैं PHBB। और ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। और एक दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, यानी कि PHBB कैसे बनता है, जब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड को 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो PHBB मिलता है। और दूसरा है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसके लिए मुझे एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक सेकेंड। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 जो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, इसके बारे में आपको NCERT में केवल लिखा गया है, इसके रिएक्शन आपको नहीं बताए गए हैं। जिससे मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें से मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें NCERT में नहीं लिखी हुई थी लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसी से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। आपके एग्ज़ाम में ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 तब बनता है जब ग्लाइसिन को अमीनो कैप्रोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब जाके क्या मिलता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। यानी कि ये क्या है आपका, अभी मैं लिख लेती हूँ, ग्लाइसिन का पहले फॉर्मूला NH2N CH2 COOH, ये क्या है आपका ग्लाइसिन है, क्या है ग्लाइसिन है। इसको जब हम लोग NH2N CH2 होल 5 COOH, ये क्या है आपको अमीनो कैप्रोइक एसिड। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 कैसे बनता है, अगर स्ट्रक्चर नहीं पूछे तो नाम पूछ देगा। तो ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड अगर पता नहीं रहेगा तो कैसे बता पाइएगा। तो ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड को जब मिक्स करते हैं तब क्या बनता है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। और इसका जो फॉर्मूला है वो है NH CH2 CONH CH2 होल 5
और CO, ठीक है। तो ये है आपका ग्लाइसिन और ये क्या है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो ये था आपका NCERT के अकॉर्डिंग, और जो चीज़ें मुझे लगी कि इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैंने पॉलीमर में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जहाँ से आपके TRE 4 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और TRE 1, 2, 3 और स्टेट में पूछा गया है, आप लोग PYQ के अकॉर्डिंग इस क्लास को देखिए, PYQ बनाइए। और ये जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको, इसके नोट्स तो ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है आपको। आप अगर TRE 4 में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, PGT केमिस्ट्री में टीचर बनना चाहते हैं, तो इस चैप्टर से आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये मेरी कल की जो पार्ट 1 पॉलीमर का पार्ट 1 था जिसमें मैंने रबर बताया, और आज का पार्ट 2 जिसमें मैं पॉलीमर की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी अकॉर्डिंग टू TRE 4 मैंने बता दी। अगर आप इसको देख लेते हैं, अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, और कल जब मैं पार्ट 3 पॉलीमर का डालूंगी और इसमें मैं BPSC TRE 1, 2, 3 कि जितने भी क्वेश्चन है, साथ ही स्टेट में जितना भी पॉलीमर से क्वेश्चन पूछा गया है उन सब का PYQ आपके सामने में करवाऊंगी विथ एक्सप्लेनेशन। और अगर आप ये तीनों क्लास मेरी देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपने 3 से 4 नंबर PGT केमिस्ट्री में पक्के कर लेते हैं, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाला है, 40-50 पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक एक नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार। एक एक नंबर के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी जो PYQ था उसकी जो कॉन्सेप्ट थी मैंने क्लियर कर दी। आज पॉलीमर ख़त्म हो गया, कल इसके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे जो मैं एजुकेशनल वीडियो डालूँ आपके लिए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद।